दोस्तों नमस्कार। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है और आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। दोस्तों, आप यहाँ से समझ रहे हैं कि ज्ञानकोश एजुकेशन से यूपी टेट और सी टेट की परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। इससे आपको लेक्चर वीडियो मिल रहा है और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है। कई साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जा रहा है। तो जो आपका सिलेबस है, सिलेबस के अनुसार आपको यहाँ से लेक्चर वीडियो भी मिल रहा है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मिल रहा है। तो इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखिए। अगर आप दो चार प्रश्नों को देख करके और यहाँ से वापस लौटना चाहते हैं तो सावधान। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन पेपर कठिन आने से या आसान आने से उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि पेपर कठिन आ गया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आसान क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। और क्यों गलत होता है कि रिवीजन के दृष्टिकोण से जब हम रिवीजन नहीं करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, तो आसान प्रश्न भी गलत हो जाता है और वही हमारे सिलेक्शन को न होने का कारण बन जाता है। क्योंकि जैसे दो चार क्वेश्चन गलत होता है, दो चार क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन रुकता है तो माथा पीटते हैं, अरे यार ये तो सही था, मुझे आ रहा था लेकिन मैं गलत कर दिया। क्यों गलत किया? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया। तो इस वीडियो में जो 30 प्रश्न है, इसमें से दो चार प्रश्न आप देखिएगा, परीक्षा जब देंगे ना तो दो चार प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो आसान और कठिन हर तरह का प्रश्न आपको यहां से मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। रिवीजन करने के दृष्टिकोण से देखिए, पुनरावृत्ति करने के दृष्टिकोण से देखिए। चलिए, इतना पर्याप्त है, बाकी आपकी मर्जी। पहला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आप अच्छी तरह से जानते हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं। क्या है? वर्ण है। ठीक है। दूसरा देखिए, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। देखिए, कहीं एक दो तरह का प्रश्न आपका यहां फंसाने के लिए देता है। एक यहां दिया है शब्दों के समूह को, चलिए ये लग रहा है कि ये गलत है। ठीक है ना। वर्णों का संकलन, ये लग रहा है कि सही हो सकता है कि वर्णों के संकलन को वर्णमाला कहते हैं, लेकिन नहीं, व्यवस्थित समूह को ही कहते हैं। मैं व्याख्या करते चल रहा हूं ताकि आपका कंफ्यूजन हमेशा दूर होता रहे। ठीक है। तीसरा देखिए, निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी? आप जानते हैं कंठ से निकलने वाली जो ध्वनियां होती है कंठ ध्वनियां होती है। क ख ग घ अंग, ये कंठ ध्वनियां होती हैं। तो जो इसका दिया हुआ है वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 3 का हो जाएगा ये क और ख। ठीक है। आगे देखिए, चौथा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? तो मूर्धा वर्ण जानते हैं, ट ठ ड ढ ढ़। ठीक है ना। तो आप इसको समझते हैं कि मूर्धा वर्ण क्या है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, ये आपका हो जाएगा सी, ड और ढ। ठीक है। पांचवा, निम्न में अल्प प्राण कौन से हैं? अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? तो 5 का आपका हो जाएगा बी। 5 का क्या हो जाएगा? बी। अब अल्प प्राण और महाप्राण पर थोड़ा सा हम आपको रोकना चाहते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। और आप यहां से कंप्लीट कोर्स प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल से बहुत सारा पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, और आप यहां से लेक्चर के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते चलिए। अब मैं आपको बता रहा हूं अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो देखिए, जो पहला, देखिए पहला और तीसरा, ये आप समझिएगा, पहला तीसरा और पांचवा, ये जो वर्ण होते हैं किसी भी वर्ग के, ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन? जैसे मान लिए कि क है ना, क ख ग घ अंग, ये है। तो पहला आपका हो जाएगा क। क्लियर। दूसरा आपका मतलब तीसरा, तीसरा आपका हो जाएगा ग। और चौथा आपका हो जाएगा अंग। ठीक है ना। तो ये अघोष जो होते हैं, पहला, ठीक है, किसी भी वर्ग का पहला, सॉरी हम मैं क्या बता रहा हूं, अल्प प्राण बता रहा हूं, अघोष मैं कह दिया। ठीक है ना। अल्प प्राण, अल्प प्राण है क्या है? पहला और उसके बाद से तीसरा और पांचवा, यानी कि क ग और अंग। अब इसी श्रृंखला से आप नीचे तक चले जाइए।
क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, सब इसी श्रृंखला से आप नीचे चले जाइए। यह तीनों कहीं भी आपको दिखता है तो यह आपका क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है ना। और अब महाप्राण की बात अगर हम करें तो देखिए दूसरा और चौथा, ठीक है ना, दूसरा और चौथा क्या होता है, ये महाप्राण होता है। यानी कि ख और घ, ख और घ, ये आपका महाप्राण हो जाएगा। अब इसी श्रृंखला से आप नीचे चले जाइए। तो इस तरह से आप इतना से कंफर्म हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, नासिक व्यंजन आपको बताना है। तो 6 का आपका कौन सा हो जाएगा, बी, अंग। और आप समझते हैं, सॉरी इय, और आप समझते हैं कि ये जितने भी पंचमाक्षर हैं, अंग, सॉरी, अंग, इय, ड़, न और म, ये सब क्या हो जाएंगे, नासिक व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए आगे देखिए सातवां, सातवां क्या कहता है, ए ऐ वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, ए और ऐ, ये किस श्रेणी में आएगा, नासिक में आएगा, मूर्धन्य में आएगा, ओष्ठ में आएगा कि कंठ तालव्य में आएगा। तो ए और ऐ कंठ तालव्य में आएगा। ठीक है ना, यानी कि डी। आठवां, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। अब अयोगवाह आपको बताना है। तो आप जानते हैं अयोगवाह कौन कौन है, अंग और अह, ये जो है कि अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंग और अह अयोगवाह हो जाएगा। ठीक। नौवां देखिए, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित व्यंजन है। अब द्वित व्यंजन क्या है, बस एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। तो 9 का आपका हो जाएगा सी। अब यहां एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो रही है, ये ल आधा और ये पूरा, मतलब ये ऐसे। ठीक है ना, इस तरह से, इस मान ले आधा त पूरा त, आधा व पूरा पूरा व, आधा य पूरा य, ऐसे कुछ होता है ना। तो ये जो होते हैं ये सब क्या हो जाएंगे, द्वित व्यंजन के अंतर्गत आ जाते हैं। 10वां देखिए, स, श, स, ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो दोस्तों यह आपके हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन, या जिसको एक दूसरा नाम है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म या फिर संघर्षी, दोनों का एक ही नाम है, ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 11 देखिए, निम्नांकित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं। कौन सी ध्वनि नवीन विकसित हुई है। तो 11 का आपका हो जाएगा ए, ख और ग। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला वर्णमाला वाला ख और ग नहीं है, ये ख के नीचे ये बिंदी है और ग के नीचे भी बिंदी है। ये फारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है ना, जिसे गालिब लिखा जाता है तो उसके नीचे बिंदी दिया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से ख में भी इसका उच्चारण जो है कि खालिक, खालिक ऐसे बोलते हैं, जिसका उच्चारण थोड़ा सा दूसरे ढंग का होता है। इस तरह से ये नवीन विकसित ध्वनियां हैं ये। ठीक है। 12वां देखिए, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। कौन सा घोष वर्ण है आपको बताना है। 12 का आपका हो जाएगा सी, म। घोष का मतलब वही सघोष, अघोष और सघोष होता है ना, घोष कही चाहिए सघोष कही बात एक ही हुआ। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। आगे देखिए, अब अघोष सघोष की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा आपको यहां मैं रोकना चाहता हूं, देख लीजिएगा। अब आप देखिए, मैं एक तरीका बता दे रहा हूं, उसे आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वही क वर्ग से बता दे रहे हैं, क, ख, ग, घ और अंग, ऐसे है ना। इसमें क और ख नहीं, पहला और दूसरा जो ये वर्ण है, यह क्या होता है, अल्प प्राण होता है। सॉरी अघोष, अल्प प्राण नहीं, सॉरी अघोष क्या होता है, अघोष होता है, अघोष। और बाकी देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि ग, घ और अंग, यह क्या होता है, सघोष होता है, सघोष। इसको घोष भी आप कह सकते हैं।
जो भी कहिए सब सही है, सघोष या घोष, ठीक है ना। कभी अघोष या घोष पूछता है तो अघोष माने अघोष तो क्लियर है, लेकिन घोष का अगर आता तो यानी सघोष होगा। तो यानी किसी भी वर्ग का पहला दूसरा जो अक्षर है वह सब का सब क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। तीसरा चौथा पांचवा क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। अब इस तरह नीचे चले आइए, च छ ज झ ट ठ त थ च छ त थ, फिर ट ठ प फ, ये सब क्या हो जाएंगे, अघोष हो जाएंगे। और बाकी जो तीन आगे के बच रहे हैं सबके सब क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। क्लियर। चलिए अब हम लोग आते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न है, कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण आपको बताना है, तो आपका ये हो जाएगा, ये झ है। बहुत पहले यह इसे लिख करके आता था झ, लेकिन अब जो है कि झ अब ऐसे लिख करके आ रहा है झ, ठीक है ना। लेकिन पहले ऐसे 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 और ऐसे लिख करके आता था, तो अब ये अमान्य हो गया है। 14 देखिए, क ग ज फ ध्वनियां किसकी हैं, ठीक है ना। तो 14 का आपका हो जाएगा भी अरबी फारसी की ध्वनियां हैं ये। 15 देखिए, हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मानक जो वर्ण है यह आपके 52 है। वैसे आपको कहीं 49 मिलेंगे, कहीं 50 मिलेंगे, कहीं 48 भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके चक्कर मत पड़िएगा। आप पूरा अ से लेकर के ज्ञ तक गिन लीजिए, और जो द्विगुण व्यंजन है उसको भी आप गिन लीजिए, ठीक है ना। स्वर गिन लीजिए, ये सब मिला करके क्या हो जाएगा, आपका 52 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 16, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, यह संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं छ में, अब देखिए, इसमें क हलंत के साथ और मूर्धन्य श ये मिलकर के होते हैं छ। इसको याद करिएगा, कभी कभी से पूछ देता है परीक्षा में। 17 देखिए, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। तो 17 का आपका हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा क, यानी क के बाद छ का क्रम आता है शब्दकोश में, ठीक है, माने डिक्शनरी में। 18 देखिए, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। यह अक्सर पूछता है और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी पढ़ते तो हैं लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं, आपका बी ही आपका सही होगा। ज हलंत के साथ होगा और य होगा। अगर इसको सबको अगर आपको अलग अलग करना है तो ज हलंत के साथ होगा, फिर य हलंत के साथ होगा, और तब जा करके अ इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। तो ऐसे मिल करके ये आपका ज्ञ बनेगा, ज य और य। इसका सही उच्चारण हम लोग उच्चारण जो करते हैं गलत करते हैं। ज्ञान नहीं है, वास्तव में ज्ञान है। जिसे विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं, ये विज्ञान है। जिसे ज्ञान विज्ञान माने ज्ञान विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं ना, ज्ञान विज्ञान ऐसे होता है। हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, माने हमें इस बात का ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान वास्तव में देखिए जो होता है वो ज्ञान हम लोग जो लिखते हैं, हम लिखते हैं, हम बोलते ये हैं, सॉरी, हम लोग बोलते ये हैं और लिखते ये हैं, तो गलत है। इसको जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे ज्ञान, और इसको बोलेंगे तो बोलेंगे ज्ञान। तो ये ध्यान रखिएगा, हम लोग गलत बोलते हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 19 देखिए, अघोष वर्ण कौन सा है। अब तो आपका कहीं कुछ गलत होने का चांस नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो अघोष वर्ण आपका हो जाएगा स। आगे 20 देखिए, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, यानी घ किस वर्ग के अंतर्गत, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण, मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, ऐसे मतलब किसके अंतर्गत आएगा, तो कंठ वर्ण के अंतर्गत आएगा। नहीं, उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ, ठीक है ना। आइए हम लोग 21 देखते हैं, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन कौन सा आपको ये बताना है। तो 21 का बिल्कुल देखने में क्या लग रहा है, बी वाला ही लग रहा है, ज्ञ, ये संयुक्त व्यंजन है। 22, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है।
तो 22 का आपका हो जाएगा डी। ये जो है कि दंत्य नहीं, त थ द ध न ये दंत्य है, जबकि ट मूर्धन्य है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर अवश्य कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 23 देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो 23 का आपका हो जाएगा डी, अकारांत कहते हैं। 24, छ वर्ण किसके योग से बना? देखिए आ भी गया छ वर्ण, तो यह आपका हो जाएगा क और श के योग से बना, क हलंत के साथ होगा। 25 देखिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या है? तो देखिए यहां थोड़ा सा आप रुकिएगा, कहीं कहीं परीक्षा में आपको यहां 13 मिलेगा ये वाला, लेकिन ये सही नहीं है। सही आपका क्या है? सही आपका 11 है, क्योंकि अ से लेकर के, अब मैं आपको क्लियर भी कर दूं, अ से लेकर के, एक मिनट, हाँ, अ से लेकर के अगर औ तक गिनते हैं तो आपकी संख्या हो जाएगा 11। दो आपके अयोगवाह हैं, अंग और अह, ये वास्तव में किसके अंतर्गत आएंगे? अयोगवाह के अंतर्गत आएंगे। ये दो मिलकर के आपका 13 होते हैं, लेकिन वास्तव में स्वर नहीं है। ये क्या है? ये स्वर नहीं है, ये दोनों क्या है? अयोगवाह हैं, तो इसलिए हम इसको स्वर के अंतर्गत नहीं रखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? आपको ये बताना है। तो क्लियर, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। 26 का आपका हो जाएगा डी। 27, निम्नलिखित में ट वर्ग नहीं है, तो 27 का आपका हो जाएगा डी, ट वर्ग नहीं है। ट ठ ड ढ ड़ ये ट वर्ग के अंतर्गत आएगा, जबकि घ क वर्ग के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। 28 देखिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी है? तो 28 का आपका हो जाएगा सी, 33, क्योंकि क से लेकर के ह तक जब आप गिनेंगे, क से ह तक जब गिनेंगे तो आपका हो जाएगा 33, क्योंकि यह इतने ही व्यंजनों की संख्या मानी जाएगी, क्योंकि छ त्र ज्ञ स्र जो होता है यह वास्तव में संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसका ऊपर कहीं न कहीं ऊपर क से ह के बीच में वो वर्ण मिल जाएंगे। इसलिए जो है कि वर्णों का जो सही चीज है, जो सही संख्या है, वह आपका 33 ही होगा। क से ह तक गिन लीजिए, वह 33 होगा। ठीक है, आइए 29 देखा जाए। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। तो ये देखिए नेट जीआरएफ में ये प्रश्न पूछा गया है। हाँ दोस्तों, एक मैं आपको बताऊं, आप वीडियो अगर आप देखे होंगे तो देखे होंगे हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा है, चाहे बीएड में, टीजीटी में, पीजीटी में, रेलवे में, नेट में, जीआरएफ में, किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। ठीक है, बैंक परीक्षा कहिए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा कहिए, किसी न किसी परीक्षा में हमारे जो भी प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए, तो 29 का आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। आ जो है कि आपका पश्च स्वर है। अब पश्च स्वर और अग्र स्वर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है ना। तो आइए इस पर हम लोग चर्चा कर ही लिया जाए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ वर्ग ऐसे होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं, कुछ मध्य स्वर के अंतर्गत आते हैं, कुछ पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो अब मैं आपको बता दूं अग्र स्वर क्या होता है। अग्र स्वर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? अग्र स्वर, इसको नो तो नोट कर लें, बढ़िया रहेगा, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। अग्र स्वर के अंतर्गत जो आते हैं, यह छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये इतने किसके अंतर्गत आते हैं? अग्र स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। मध्य स्वर के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? मध्य स्वर, तो देखिए मध्य स्वर के अंतर्गत केवल एक ही वर्ण आप याद रख लीजिएगा, सिर्फ एक, वह क्या है? अ। अ आपका क्या है? मध्य है। ठीक है ना। अब देखिए अ मध्य है और अग्र क्या है आपका? छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये अग्र है। अब बाकी जो बच रहे हैं ये सब आप पश्च स्वर में डाल सकते हैं। जैसे पश्च स्वर में क्या है? पश्च में आ, ऊ, बड़ा ऊ, आओ, और ये जो ऐसे आता है आ, ऐसे,
ठीक है ना। हाँ, तो ये इतने जो है कि पश्च स्वर के अंतर्गत आएंगे। ओके, चलिए अब आइए, इसीलिए मैं आपका व्याख्या कराते चल रहा हूं कि एक प्रश्न से आपका कई प्रश्न कंफर्म हो जा रहा है। 30वां देखिए, निम्नलिखित में कौन अयोगवाह है? तो कौन अयोगवाह है? तो दोस्तों विसर्ग जो होता है वह क्या है? अयोगवाह है। ठीक है ना, विसर्ग क्या है? अयोगवाह के अंतर्गत आता है। इस तरह से आपका ये लेक्चर वीडियो कंप्लीट होता है 30 प्रश्नों का, और 30 प्रश्नों के साथ साथ इसका व्याख्या भी मैं आपको करवा दिया हूं, जिससे आपका बहुत सारा प्रश्न क्लियर हो जाता है। और एक चीज आप समझ लीजिए दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको यहां से मिले, बहुत शानदार प्रश्न मिलेगा, उसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा वीडियो देखे होंगे तो देखे होंगे हमारा हर एक प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। और जो प्रश्न नेट जेआरएफ में पूछा गया हो, प्रवक्ता भर्ती में पूछा गया हो, या फिर टीजीटी में पूछा गया हो, बीएड में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया हो, तो क्या आपके यूपी टेट के लिए अनुकूल नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।